मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में बात की थी और ये बताया था कि जिस साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस एसिड और किस बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट हैं तो वो न्यूट्रल होगा, pH वैल्यू 7 होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट है तो वो बेसिक नेचर का होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है तो बेसिक नेचर का, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का है तब वो एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट है तब उस कंडीशन में वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा है। जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा इम्पैक्ट उन्हीं का पड़ेगा, यानी उन्हीं के अनुसार से साल्ट स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली न्यूट्रल होगा। ये साल्ट और उसके टाइप्स पढ़े थे। उसी का ठीक उल्टा है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट और दूसरा वर्ड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेकअप। यानी कि अगर आप साल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो अपने पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में टूटते हैं और इसी फेनोमेनन को साल्ट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। अब जब वो अपने पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में टूटेंगे तो जाहिर सा बात है कि वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करेगा, तो सॉल्यूशन भी एसिडिक और बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन इक्वेशन लिखते वक्त में कुछ कंसेप्ट का ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा साल्ट के एग्जाम्पल पर आते हैं कि किस किस तरीके का साल्ट था। जैसे एक साल्ट था आपका, याद करो, CH3COON, सोडियम एसिटेट। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था, तो जो वीक का पार्ट है उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का था। दूसरा एग्जाम्पल था अमोनियम क्लोराइड, जैसे NH4Cl। इस NH4Cl में Cl ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और अमोनियम आयन ये वीक था, बेस वीक नेचर का था। फिर था अमोनियम एसिटेट यानी CH3COONH4। यहां पर एसिटेट भी वीक था और अमोनियम भी वीक था। और फिर सोडियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के थे, इनमें दोनों स्ट्रॉन्ग है। वीक उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं। वीक उन्हें कहा जाता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि जो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। अब रिवर्स में जाने के बाद में सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रहा तब pH वैल्यू 7 हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल आयन तब सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यहां यह ध्यान में रखना है कि वीक एसिड और वीक बेस का कौन सा पार्ट है, और दूसरा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में से किनका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा बचता है। अब एक एक करके हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तब तो यहीं से निकल जाएगा कि सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, बेसिक का। यहां कोई दिक्कत नहीं होता है। इक्वेशन से इस बात को प्रूफ करने में स्टूडेंट को परेशानी होता है, क्योंकि जो बुक में आप कंसेप्ट देखेंगे वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम जो आपको बताएंगे उसको आप ध्यान से समझना। एक्वस मीडियम में है क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर के प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ठीक रिवर्स होता है। जैसे एसिड और बेस रिएक्ट कर साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से साल्ट एंड वाटर कंबाइन कर फिर से एसिड और बेस का फॉर्मेशन करते हैं।
यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट CH3COOA, ये वाटर में जाने के बाद आयोनाइज करेगा CH3COO- एंड Na+ आयोनाइज करेगा। वाटर में आयोनाइज किया है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयोनाइज करता है एज H+ OH-, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। यहां तक कर लिया। अब जो मेन पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, वो साल्ट का वो पार्ट जो वीक एसिड या वीक बेस से आया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो अपने पेरेंट एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा। फिर से, साल्ट का वो पार्ट जो वीक एसिड या वीक बेस से आया है, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली आयोनाइज करते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, तो वो एसिड और बेस का पार्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अपने पेरेंट एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, जो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से वो अपने पेरेंट एसिड और बेस में नहीं आएंगे। अब यहां पर आप देखो, सोडियम एसीटेट में वीक एसिड या वीक बेस का कौन सा पार्ट है? एसीटेट आयन CH3COO-, ये है। अब ये क्या करेगा? वाटर के साथ कंबाइन कर अपने पेरेंट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो एसीटेट आयन का अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हो, CH3COO- और +H2O, ध्यान से समझना थोड़ा सा। H2 आयोनाइज होकर H+ भी देता है और OH- भी देता है। तो एसीटेट आयन को सोचो क्या चाहिए, अगर H+ के साथ कंबाइन करेगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, OH- है, ये भी माइनस है, तो कंबाइन करेगा नहीं, तो ये इसके साथ कंबाइन कर एसिटिक एसिड यानी कि अपने पेरेंट एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में फॉर्मेशन कर लिया किसका? OH- का। दूसरे में ये भी कह सकते हो कि ये एसीटेट आयन वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, और जब ये इसके साथ कंबाइन किया तो पहले जहां वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बराबर था, तब ये हाइड्रोजन आयन तो यूज हो गया, बचा हुआ क्या रह गया? हाइड्रोक्सिल आयन। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि यहां का ये एसीटेट आयन CH3COO- वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा, H+ के साथ कंबाइन किया और ये फॉर्मेशन कर लिया पेरेंट एसिड यानी CH3COOH का। और इस H+ के कंजम्पशन की वजह से, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस H+ के कंजम्पशन की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया हाइड्रोक्सिल आयन के रिस्पेक्ट में, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा OH- आयन के रिस्पेक्ट में। और जब OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा? बेसिक नेचर का। तो कंक्लूजन ये आया कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर एंड प्रोड्यूस पेरेंट वीक एसिड, अपने वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है और सॉल्यूशन को बेसिक नेचर का बना देता है। तो इसको आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी। सेकंड टाइप पर आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस which make the solution basic in nature, because in that condition hydroxyl ion concentration is more in comparison to hydrogen ion. अब सेकंड पार्ट पर आते हैं हम लोग। बी हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak base and a strong acid, weak base and a strong acid। इसके एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। देखो ये कैसे आयोनाइज करेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये चूंकि एक इसमें स्ट्रॉन्ग है तो ये आयोनाइज करेगा सॉल्यूशन में एज NH4+ प्लस Cl-। वाटर में आयोनाइज किया है, वाटर पार्शियली आयोनाइज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H+ OH-।
अब आप देखो कि अमोनियम क्लोराइड का कौन सा पार्ट वीक है, जो याद करने के लिए होता है, क्योंकि वही रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। तो वीक बेस का पार्ट है अमोनियम आयन, NH4+ आयन, और जो वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट है वही कंबाइन कर अपने पेरेंट एसिड और बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो NH4+ किसके साथ कंबाइन करेगा, OH- के साथ ये NH4OH का फॉर्मेशन करेगा। तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो NH4+ H2O लिखो, इट विल गिव NH4OH प्लस H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये OH इसके साथ कंबाइन कर गया तो सिर्फ H+ बचा। या तो फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं NH4+ OH-, इट विल गिव NH4OH, यानी अपने पेरेंट बेस का फॉर्मेशन कर लिया। अब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन देखो, यहां अमोनियम आयन और यहां वाटर का हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन कर गया, तो सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन आयन का। तो इस तरह के हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल आयन, देयरफॉर द सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक इन नेचर। तो ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। तो दो पार्ट पढ़े हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड make the solution acidic in nature, because in such hydrolysis the hydrogen ion concentration is more in comparison to hydroxyl ion. मेन स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन लिखने में दिक्कत होता है, और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो ध्यान में रखोगे कि उस साल्ट का वीक एसिड या वीक बेस का कौन सा पार्ट है। जो पार्ट है वो वाटर के H+ और OH- के साथ कंबाइन करेगा, जो कंबाइन करेगा उसका कंसंट्रेशन तो कम हो गया क्योंकि वो तो कंबाइन हो गया है। तो जो बचा रह गया वो डिसाइड करेगा कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। थर्ड टाइप पर आते हैं साल्ट का। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है, साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हो चुका है। तब हम लोग डिस्कस करते हैं साल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हाइड्रोलिसिस of salt of weak base and weak acid, यानी दोनों का दोनों वीक है। अब जब वीक है तो ये पार्शियली आयोनाइज करेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल में आ गया अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, और ये आयोनाइज करेगा। अब जब यहाँ रिवर्सिबल डाले हैं क्योंकि ये दोनों वीक है, तो जो वीक नेचर का होता है तो वो पार्शियली आयोनाइज करेगा CH3COO- एंड NH4+। ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा, वाटर पार्शियली आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब चूंकि दोनों एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस का पार्ट है, तो एसीटेट आयन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ और अमोनियम आयन कंबाइन कर लेगा OH- आयन के साथ। यानी यहां CH3COO- प्लस H+ ये कंबाइन कर फॉर्मेशन करेगा एसिटिक एसिड का CH3COOH। अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर ये फॉर्मेशन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, यानी NH4OH का। अब देखो वाटर का हाइड्रोजन भी यूज हो रहा है, हाइड्रोक्सिल भी यूज हो रहा है, और यहां पर पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस जगह पर फिर ये सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल होगा जब दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू सेम हो, या स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। जैसे साल्ट के बारे में बताया, यहाँ pH का वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। इट मे बी न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकालना होगा कि चूंकि दोनों एसिड भी बन रहा है और बेस भी बन रहा है, तो इस कंडीशन में द सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ये कोई भी हो सकता है।
इसको भी नोट कर लीजिए। अब फोर्थ टाइप में आते हैं। साल्ट का एक और टाइप बचा हुआ है, साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले ध्यान से समझिए, इसमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के टॉपिक यहाँ पहले लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो। और उसके एग्जाम्पल में ये सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड का अगर आयोनाइजेशन कराते हैं, then it ionizes as Na plus Cl minus. वाटर पार्शियली आयोनाइज करता है, H2O it partially ionizes as H plus OH minus. अब कंबाइन कौन करेगा? कंबाइन तो वो करेगा जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो शो करेगा जो वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट है। ये Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, Cl- स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो ना तो Na+ किसी से कंबाइन करेगा ना ही Cl-। आप ये गलती मत कर रहे हैं कि Na+ को OH से कंबाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि रिवर्सिबल हो जाता है जो वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट है। Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, NaOH से आया है, प्रिपरेशन देखोगे इसका। Cl HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो ना तो Na+ कंबाइन करेगा ना ही Cl- कंबाइन करेगा। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन विथ वाटर टू फॉर्म देयर पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड एंड बेस। तो यहां ना तो पेरेंट एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना ही पेरेंट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इस जगह पर हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कहना टेक्निकली गलत है। यानी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हाइड्रोलिसिस टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और इसलिए इस जगह पर हाइड्रोलिसिस के बजाय आयोनाइजेशन टर्म यूज किया जाता है। और चूंकि यहां ना तो वाटर का हाइड्रोजन आयन यूज हुआ है और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन यूज हुआ है, इसलिए यहां हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। सॉल्यूशन यहां न्यूट्रल होगा और यहां पर हाइड्रोलिसिस की बजाय हम लोग आयोनाइजेशन टर्म यूज करते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर which give equal number of H+ and OH- ion and therefore the solution is neutral in nature। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस टर्म यूज नहीं करते, यानी कि इन तीनों में हाइड्रोलिसिस टर्म यूज किया जाता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में अगर आप हाइड्रोलिसिस कहोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हाइड्रोलिसिस में पेरेंट एसिड या पेरेंट बेस या पेरेंट एसिड एंड बेस दोनों का फॉर्मेशन हो, लेकिन यहां ना तो पेरेंट एसिड बन रहा है ना ही पेरेंट बेस बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे। तो ये इतना पॉइंट था। इक्वेशन एक बार खुद से लिखने का कोशिश करोगे, जो पॉइंट हम बार बार रिपीट कर रहे थे उसको ध्यान में रखोगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। साल्ट का वो पार्ट जो वीक एसिड या वीक बेस से आया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। उस रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद में अब वाटर का अगर हाइड्रोजन आयन एक्सेस बचा रह गया तो एसिडिक OH- आयन अगर एक्सेस बचा हुआ रह गया तो बेसिक नेचर का होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद एक अलग टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में, इस मेथड में कोई एक आयन कॉमन नेचर का होगा जो वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन को सप्रेस्ड कर देगा, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पर जिसमें से एटलीस्ट कोई एक कॉमन आयन, कोई एक आयन उनका कॉमन हो। कुछ एक एग्जांपल बताते हैं, उससे आपका क्लियर होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स में एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH, ध्यान से समझना। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये पार्शियली आयोनाइज करेगा सॉल्यूशन में एंड एसिटेट आयन CH3COO- एंड H+ हाइड्रोजन आयन ये आयोनाइज करके इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है।
अब लीच एटेलियस प्रिंसिपल याद करवा, हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम फर्स्ट में, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, पीछे की तरफ आएगा। अब आप इमेजिन करो कि इस एसिटिक एसिड में हम सोडियम एसीटेट डाल दिए, CH3COOH, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, ये आयनाइज करेगा एज CH3COO- एंड प्लस Na+। अब इसमें पहले से भी एसीटेट था और अभी जो सोडियम एसीटेट डाली ये भी एसीटेट है, तो अब इसकी वजह से देखो दोनों में ये एसीटेट आयन कॉमन है, इसीलिए इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। यहां अब जब इसे हम डाल दिए तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एसीटेट आयन CH3COO- जो सॉल्यूशन में बना था वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, CH3COOH का। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना, पहले एसीटेट आयन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल था, अब जैसे ही सोडियम एसीटेट डाले तो एसीटेट आयन इन दोनों में कॉमन हो गया। अब इस कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो चूंकि ये Na स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है तो ये तो बैकवर्ड में जाएगा नहीं, तो ये एसीटेट आयन किसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा। तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो पहले जो भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का रहा हो सॉल्यूशन में, अब इस सोडियम एसीटेट के ऐड करने पर इस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, इनका सप्रेस्ड हो गया आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन। इसी इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। आप इसकी जगह पर HCl डालोगे तो H+ और H+ भी कॉमन हो जाएगा, तो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वीक बेस के साथ में भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, जैसे NH4OH, ये पार्शियली आयोनाइज करेगा एज NH4++OH- प्लस OH-। अब अगर इसमें आप अमोनियम क्लोराइड डाल दिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है इसलिए इरिवर्सिबल नेचर का होगा, तो ये आयोनाइज होकर देगा NH4++Cl-। अब इसके ऐड करने की वजह से ये अमोनियम आयन कॉमन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो लीच एटेलियस प्रिंसिपल के अनुसार से अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में Cl कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो ये OH- के साथ कंबाइन करेगा, तो ये NH4+OH- आयन के साथ कंबाइन कर कन्वर्ट कर जाएगा NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH में। इसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अटेन करते वक्त में पहले जो भी रहा हो अब इस अमोनियम क्लोराइड के ऐड करने पर वो डिक्रीज करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका इफेक्ट बफर सॉल्यूशन में आएगा। इसके बाद में अब 2-3 टॉपिक बाकी है, आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड बफर सॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक बाकी है। तो थोड़ा सा तुम अगले क्लास के लिए प्रिपेयर रहोगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युटिव प्रोडक्ट देख करके। यहाँ ये सब पार्ट थ्योरेटिकल था, डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, और जैसे जैसे यूज करेंगे ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे, जहां जो पार्ट में कंफ्यूजन लगे उसको फिर से रिपीट करोगे। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।